दिस इज योर थर्ड लेक्चर ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, करेक्ट। अब इस लेक्चर में स्टार्ट में हम लोग को क्या करना है बच्चों पता है? सबसे पहला पढ़ना है ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। क्या पढ़ना है? ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। कैवल्य प्लीज अनम्यूट। बच्चों तुरंत अनम्यूट करने का। अब ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट का मतलब क्या बच्चा? किसमें ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट? 1 प्लस एक्स रेज टू एन। क्या बोला मैंने? 1 प्लस एक्स रेज टू एन में आपका ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट कौन होगा, या फिर कब होगा? कितवा टर्म के पास ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट होगा सबसे बड़ा? सर फर्स्ट टर्म के पास। फर्स्ट टर्म के पास। कैसे पता चलेगा सर? डायरेक्टली नहीं पता चलेगा बच्चा। देखो एक एग्जांपल के तौर पे 1 प्लस एक्स रेज टू 5, इसको अगर स्प्लिट करते हो तो पास्कल ट्रायंगल जो था उसमें 5 का कोएफिशिएंट क्या है? 5 वाले के लिए सभी लोगों का कोएफिशिएंट क्या है? 1 5 10 20 1 5 10 10 5 1। हाँ सर। मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस 5x प्लस 10x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब प्लस 10x रेज टू 4, सॉरी 10 नहीं 5 आ जाएगा ना इधर, 5x रेज टू 4 प्लस x रेज टू 5। ठीक है, अभी मैं कुछ बताऊंगा, अभी ध्यान देना। और 1 प्लस एक्स क्यूब अगर रहा तो 1 प्लस एक्स क्यूब रहा तो सर 1331। 1331 मतलब 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, अभी 1 प्लस एक्स रेज टू 4 रहा तो 1 प्लस 4x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस x रेज टू 4, बराबर ना? हाँ सर। और अगर 1 प्लस एक्स रेज टू 6 रहा तो 1 6 15 1 प्लस 6x प्लस 15x स्क्वायर प्लस 20x क्यूब प्लस 15 हाँ x रेज टू 4 प्लस 6 x रेज टू 5 प्लस x रेज टू 6। वेरी गुड बच्चा। अब बच्चों एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहा हूं मैं, ध्यान देना। यहां पे हम लोग कुछ तो एनालाइज करेंगे, इसमें और इसमें जरा ध्यान दो बच्चों कि n की वैल्यू क्या है, इवन है कि ऑड है? n की वैल्यू ऑड है। देखो इफ n इज ऑड देन ग्रेटेस्ट वैल्यू पता कब होता है? ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट कितवा टर्म रहेगा? जरा ध्यान से देखना बच्चों। मैं अच्छा कैवल्य, यहां पे ग्रेटेस्ट कौन है? ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट कौन है? 10। कितवा है वो? थर्ड और फोर्थ के पास है ना? यस सर। मतलब अगर n ऑड है तो आपका n प्लस 1 अपॉन 2th एंड n प्लस 3 अपॉन 2th हाँ सर। terms will have greatest coefficient। बच्चों जरा ध्यान से देखना, एग्जाम्पल का यूज करके सीख रहे हैं। क्या बोला मैंने कि अगर n का वैल्यू समझ जाओ 5 है, 5 तो 5 प्लस 1 कितना? 6, 6 अपॉन 2 मतलब 3 थर्ड टर्म, और 5 प्लस 3 मतलब 8, 8 अपॉन 2 मतलब फोर्थ थर्ड टर्म, और फोर्थ टर्म जो रहेगा उसके पास ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट होगा। देखो थर्ड और फोर्थ के पास है ना ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, बराबर? क्या कैवल्य? हाँ सर। बराबर। वैसे ही अगर मैं यहां पे पावर में 3 देखूं तो 3 प्लस 1 4, 4 अपॉन 2 मतलब सेकेंड हो गया, 3 प्लस 3 6, 6 अपॉन 2 मतलब थर्ड हो गया। सेकेंड और थर्ड के पास होना चाहिए ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, है क्या बच्चा? हाँ सर। ठीक है। वैसे ही अगर n इवन है
इफ n इज इवन देन, अच्छा इवन वाले केस में ग्रेटेस्ट देखो कौन है, यहां पे 6 है और यहां पे 20 है, एक ही बंदा है ना कि दो दो लोग हैं? एक ही है, वो भी पता है कौन है, वो है आपका n+2/2th टर्म। देख लो जरा बच्चों, विल हैव ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, पुट करके देखो, 4 पुट किया यहां पे तो 4+2 6/2 मतलब 3, थर्ड टर्म देखो, थर्ड टर्म ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट वाला है, बराबर। वैसे 6+2 8/2 फोर्थ, देखो फोर्थ टर्म वाले के पास ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट है। बच्चों सबको समझा? यस सर। बाकी लोग को समझा? जरा बता दो मुझे। सभी लोग का आंसर चाहिए, चैट नहीं पढ़ने वाला हूं मैं। हाँ बोलो श्रीधर। आपने बोला 6+8 6+2 बोला, 6+2 = 8, 8/2 मतलब फोर्थ, समझा? हाँ बच्चों चैट नहीं पढ़ने वाला हूं मैं, ठीक है? मुझे जवाब चाहिए आप लोगों का, अनम्यूट करके जवाब देने का, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान देना अच्छे से। अगर मैं आप लोगों को बोलूं बच्चों, पेज नंबर 2 पे आ जाओ सभी लोग। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि जो एक ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है 1+x⁴n में, जो आपका ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है, ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म है, तो मानोगे इस चीज को? हाँ बच्चों मानोगे? कैसे जरा ध्यान दो। अभी जो मैंने लिखाया था ना एग्जाम्पल के तौर पे क्लियर करते हैं। देखो 1+x⁵5 क्या आएगा ये? 1+5x + 10x² + 10x³ + 5x⁴ + x⁵5। मिडल में कौन कौन है बच्चों? मिडल में देखो कौन कौन है, ये एक है और ये एक है, और यही आपका ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट था ना, यही टर्म। बच्चों समझा क्या? वैसे ही अगर मैं 1+x⁴ कर दूं तो ये क्या आ जाएगा? 1+4x + 6x² + 4x + 1। देखो बीच वाले के पास ही आपका ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट रहेगा, मिडल टर्म के पास। समझ गए? सभी लोग को समझा ना? वेरी गुड। चलो आ जाते हैं अगले कंसेप्ट पे, दैट इज ऑन पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है बच्चों, लोग ध्यान देना। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन बाइनोमियल एक्सपांशन, जीविका प्लीज अनम्यूट, थोड़ा जोर से बोलना ना जीविका, ठीक है? देखो अब यहां पे अभी आप बोल सकते हो ना कि सर ग्रेटेस्ट टर्म जो अभी आप पढ़ाए वही तो था, ठीक है? बट यहां पे प्रॉब्लम क्या है, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बोल दिया कि 1+3x/5 होल रेज टू 15, इसका ग्रेटेस्ट टर्म निकालो सर एट x = 1/3। एक एग्जांपल बोल रहा हूं जीविका, क्वेश्चन क्या है कि इसका आपको ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है जब x की वैल्यू 1/3 रहेगी तब। तो यहां पे तो नॉर्मल केस नहीं है ना कि चलो 1+x⁴n है, उसको सॉल्व करते रहो, तो बीच वाला बंदा रहेगा उसी के पास मैक्सिमम हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है ना, 2/5x²,
2/5x² प्लस 3x/5 होल रेज टू 15, इसका निकालो। तो ये सब केस में अपने को क्या करना पड़ेगा बच्चों, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। पहला जो आपका बाइनोमियल एक्सपांशन सोचना है वो किसके बारे में सोचना है बच्चों, x प्लस वाई होल रेज टू n के बारे में सोचना है। किसके बारे में सोचना है, x प्लस वाई होल रेज टू n के बारे में। जीविका, हाँ जीविका देखो, देखो अब कितवा टर्म के पास सबसे बड़ा वैल्यू रहेगा, पता है क्या आपको जीविका? नहीं पता? हम लोग समझ जाओ, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग सोचते हैं कि r प्लस 1th टर्म जो रहेगा ना, r प्लस 1th टर्म, इसके पास आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू रहेगा, ये अपना ग्रेटेस्ट वैल्यू रहेगा, ग्रेटेस्ट टर्म रहेगा। क्या बोला जीविका, समझा? तो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं जीविका, तो इसका मतलब क्या है कि t ऑफ r प्लस 1 का मैग्नीट्यूड, क्योंकि न्यूमेरिकली बात किया है, मेरे को वैल्यू से मतलब है, प्लस या माइनस से मतलब नहीं है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ r प्लस 1th टर्म ये हमेशा उसके जस्ट पहले वाले टर्म से बड़ा होगा। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बच्चों, एक एग्जांपल के तौर पे समझ जाओ कि अपना क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स रेज टू 4, ये हो जाएगा 1 प्लस 4x प्लस 6x स्क्वायर प्लस आपका 4x क्यूब प्लस x रेज टू 4। अब यहां पे अगर मैं आपको पूछ लूं कि ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा है, तो सब लोग बोलोगे सर 6x स्क्वायर। जब x की वैल्यू 1 है, एक एग्जांपल के तौर पे अगर x की वैल्यू 1 है तो आपका ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा हो रहा है, ये हो रहा है, बराबर क्या जीविका? बराबर ना। लेकिन अगर x की वैल्यू चेंज कर दूं तो कोई और हो सकता है, और अपने को पता है कि चीजें कैसी हो रही है, कम से आगे बढ़ते हुए जाएंगी, फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर कम होना चालू हो जाएगा, ठीक है। देखो देखो, तो मैं क्या सोचा कि r प्लस 1th टर्म सबसे बड़ा ले रहा हूं ना, तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद वाला या उसके जस्ट पहले वाला जो टर्म रहेगा वो उससे छोटा होगा। मतलब अपना r प्लस 1th टर्म जो है वो या तो इसके इक्वल होगा या तो ज्यादा होगा। इक्वल क्यों लिख रहा हूं बच्चों, इक्वल क्यों लिख रहा हूं, वो इवन ऑड के चक्कर में देखो कभी कभी दो टर्म सेम आ जाता है, उसके वजह से। समझा जीविका? ठीक है, अभी क्या करता हूं जीविका, इस टर्म को क्या मैं यहां पे डिनोमिनेटर में बुला सकता हूं? अगर मैंने उस टर्म को डिनोमिनेटर में बुलाया तो ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ टी आर प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ टी आर, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अंडरस्टूड दिस मच? ठीक है, अब टी आर प्लस 1 के लिए देखो, टी आर प्लस 1 फॉर्मूला क्या है इसका, एनसीआर एक्स रेज टू एन माइनस आर इंटू वाई रेज टू आर, बराबर जीविका? ठीक है, टी आर क्या आएगा, टी आर एनसी, एनसी क्या आएगा बच्चा, आर माइनस 1। वेरी गुड वेरी गुड, यहां पे आर प्लस 1 को मैंने आर किया, मतलब मैंने एक कम किया, तो यहां पे आर था तो यहां पे आर माइनस 1 हो जाएगा, इनटू एक्स रेज टू एन माइनस, यहां पे देखो ये एन माइनस आर है ना, मतलब इसका और इसका डिफरेंस, तो यहां पे क्या आएगा, इसका और इसका डिफरेंस, दैट इज एन माइनस आर माइनस 1 इंटू वाई रेज टू
सी के सफिक्स में जो रहेगा वो रहता है उधर, y रेज टू r माइनस 1। ठीक है, इतना सबको समझा क्या? Yes, sir. बाकी लोग को समझा, जरा बता दो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगर बच्चों मैंने दोनों को डिवाइड किया, अगर मैंने दोनों को डिवाइड किया, दोनों को डिवाइड किया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखते हैं। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। अच्छा बच्चों जरा एक आप लोग खुद से सॉल्व करो ना, एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 निकाल के बताओ ना मुझे कि क्या आ रहा है। कैसे निकालोगे? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, और वैसे डिनोमिनेटर में भी जरा निकालो, देखो क्या आ रहा है बच्चों। एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 क्या आ रहा है? सभी लोगों से आंसर चाहिए मुझे। एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 क्या आ रहा है? Sir, N minus R plus 1 upon R. क्या बात है, कृपा ना, कृपा बताइए, स्नेहा बताइए। अच्छा स्नेहा बताइए, ये क्या बोला स्नेहा ने? n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। जिन लोगों को नहीं समझा वो लोग पेज नंबर 4 पे आओ, बता दे रहा हूं आप लोगों के लिए। एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 ये क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल। वैसे ही हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस 1 का फैक्टोरियल इनटू n माइनस, ब्रैकेट में r माइनस 1 होगा, दैट विल बी r प्लस 1 का फैक्टोरियल। यहाँ पे कौन कौन कट हो रहा है? n फैक्टोरियल कट हो जा रहा है, जो बचेगा उसको लिख लेंगे। क्या बचा? r माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये हो जाएगा आपका r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर प्लस 1, एक कम करके फिर फैक्टोरियल लगाएंगे, और अपॉन में r फैक्टोरियल को लिखेंगे r इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। ये दोनों कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा? n माइनस आर प्लस 1 अपॉन r। सबको समझा क्या? पेज नंबर 4 वाला सबको समझा? जिन लोगों का आंसर नहीं आया था। ओके वेरी गुड, तो ये क्लियर कर देता हूं मैं। आ जाओ पेज नंबर 3 पे फिर से। और बच्चों x वाला टर्म क्या बच रहा है जरा देखो। x वाले टर्म में क्या बच रहा है? x वाला टर्म कैसा है? x रेज टू n माइनस आर, और नीचे कैसा है? x रेज टू n माइनस आर प्लस 1 है, बराबर क्या? तो कहीं x बच रहा है क्या बच्चों? ऊपर बचेगा कि नीचे बचेगा? बच्चों दोनों का बेस सेम है, एक काम करो, दोनों का बेस सेम है, पावर सबट्रैक्ट कर दो, ऊपर ही लेके जाओ, तो हो जाएगा x रेज टू n माइनस आर। ये सब नीचे से ऊपर जाएंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा ना। देखो कट हो गया, क्या बचा? x रेज टू माइनस 1, जिसका मतलब होता है 1 अपॉन एक्स, तो अपॉन में x बचेगा। उसी तरीके से y किधर बचेगा बच्चों? न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में? देखो जल्दी सोचो। y रेज टू r और अपॉन में y रेज टू r माइनस 1, दोनों का बेस सेम, पावर सबट्रैक्ट हो जाएगा, न्यूमरेटर में बचेगा। दिखा क्या? समझा ये? कहां बचा? न्यूमरेटर में। अब इसी चीज को जो मैंने यहां पे अलग से लिखाया है आप लोगों को,
इसी चीज को हम अपने इसमें जो देख रहे हैं ना कंसेप्ट, इसमें अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा देखो, ये आ जाएगा आप लोगों को देयरफॉर। अब क्या ये टर्म कभी निगेटिव हो सकती है बच्चों, जो अभी मैंने व्हाइट से सर्कल किया, क्या ये टर्म कभी निगेटिव हो सकती है? आर की वैल्यू हमेशा एन के इक्वल होगा या तो एन से छोटा होगा, वो लॉजिक से बोलो, क्या ये वैल्यू कभी निगेटिव हो सकती है, हाँ या ना? No. इसका मतलब उसको मॉड में लिख के फायदा नहीं है, उसको मॉड के बाहर बुला लेता हूं, क्या n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर इंटू वाई अपॉन एक्स का तो मॉड हो सकता है ना, क्योंकि वहां पे कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है नहीं पता, ठीक है। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इतना सबको समझा क्या? Yes, sir. अब यही कंसेप्ट है बच्चों, कंसेप्ट इसके बाद क्या है पता है? इसके बाद है यहां से आप आर की वैल्यू निकालोगे, मतलब आर जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो आर लेस देन और इक्वल टू समथिंग मिलेगा, वहां से आपको जो जस्ट छोटा रहेगा वो वैल्यू मिल जाएगी, आर की वैल्यू मिल जाएगी, जस्ट छोटा वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे तो ज्यादा डिटेल में समझेगा। अगर आर की वैल्यू मिल गई, समझ जाओ कि 4 मिल गई बच्चों, अगर आर की वैल्यू 4 मिली तो ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा है? फोर्थ की फिफ्थ, ध्यान देना, क्योंकि आर प्लस 1th टर्म बच्चों, आर प्लस 1th टर्म आपका जो है वो आपका ये है ग्रेटेस्ट टर्म। अच्छा, इन केस समझ जाओ बच्चों, इन केस ये जो आर की वैल्यू यहां पे जो क्वेश्चन मार्क है, ये जो वैल्यू आई वो एक इंटीजर ही आ गई। अगर पेज नंबर 4 पे लिख रहा हूं बच्चों, इन केस आर की वैल्यू एक इंटीजर ही आ गई, तो इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब यह है कि देयर विल बी टू ग्रेटेस्ट टर्म, देयर विल बी टू ग्रेटेस्ट टर्म, दैट इज मॉड ऑफ टी आर और मॉड ऑफ टी आर प्लस 1, टी आर भी और मॉड टी आर प्लस 1 भी, ये दोनों के दोनों ग्रेटेस्ट टर्म रहेंगे, ठीक है बच्चों। इतना समझा क्या बच्चों? सभी लोगों को समझा क्या? सब लोग जवाब दे दो। अभी भी सब लोगों का नहीं आया। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और कुछ डाउट रहेगा तो पूछना फिर, ठीक है। पीडीएफ ओपन करो, क्लास का नोट्स जो मिला है बायनोमियल थ्योरम उसका पीडीएफ ओपन करो। ओपन कर लिए, उसमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 4 उसका क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4 क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो कोई।
हाँ रीड करो बच्चा। If the expansion of 3 upon 2 plus x upon 3. प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4 बोला मैं। सर प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4 का क्वेश्चन नंबर 4 ना? क्वेश्चन नंबर 1। सॉरी सर। Prove the greatest coefficient in the expansion of 1 plus x raised to 2n is double the greatest coefficient in the expansion 1 plus x whole raised to 2n minus 1. ठीक है, कुछ समझा क्या है क्वेश्चन में, क्या बोला है, कुछ समझा? क्वेश्चन में बोला है बच्चा कि 1 प्लस एक्स रेस टू 2n इसका ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट जो है वो इसके ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट का डबल है, ऐसा प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझा? क्वेश्चन समझा क्या सभी लोगों को? ओके, कृपा अनम्यूट करो बच्चा। अब क्वेश्चन समझा ना कृपा? क्या है क्वेश्चन? कि इसका जो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट होगा वो इसके ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट का डबल होगा, ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, अब जरा मुझे बता दो ना बच्चा कि ये जो पावर में है इसके वो इवन है कि ऑड है? क्या है? इवन है कि ऑड है? इवन है। ओके, अगर इवन है तो कितवा टर्म के पास ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट होगा? थर्ड कैसे? r प्लस 2/2 ऐसा था ना फॉर्मूला? सॉरी r नहीं, n प्लस 2/2। तो यहां पे कितवा टर्म आएगा? n के जगह पे कौन है? 2n है क्या? तो 2n प्लस 2/2th टर्म इसके पास आपका ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट होगा, बराबर? ये कौन है? ये है n प्लस 1th टर्म। अच्छा, n प्लस 1 के लिए r की वैल्यू क्या है? वो जो अपना NCR रहता है, देखो मालूम है ना, 5th टर्म के लिए r की वैल्यू क्या होती है? 4 होती है। 8th टर्म के लिए r की वैल्यू 7 होती है। उसी लॉजिक से n प्लस 1 के लिए r की वैल्यू क्या होगी बच्चा? r की वैल्यू n होगी क्या? एक टर्म इससे। ठीक है, तो अपने को देखो 1 प्लस एक्स है तो कोएफिशिएंट कैसा रहता है मालूम है ना? NCR, यही रहता है आपका कोएफिशिएंट। तो यहां पे आप इसका ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट क्या रहेगा? n के जगह पे 2n है, c, और r के जगह पे कौन है? n है। इतना समझ गया? बाकी लोग को इतना समझा क्या? अपडेट करो। चलो अब बाजू में आओ, बाजू में, या फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। ये क्या हो जाएगा? 2n का फैक्टोरियल मतलब n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r। तो 2n माइनस n कितना हो जाएगा? n हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल। ठीक है, देखते हैं, आगे कुछ नहीं कर रहा हूं, आगे इधर बाजू में आओ। 2n माइनस 1 ये इवन है कि ऑड है? ऑड है। तो ऑड के लिए कितवा टर्म रहता है? n प्लस 1/2। देखो n, ये n हो गया, बराबर? प्लस 1, n प्लस 1/2th टर्म, या तो बोलो चाहे एंड बोलो, क्या आएगा?
n प्लस 3/2n। म्यूट कर लो, किसी का आवाज आ रहा है बैकग्राउंड में। यहां पे माइनस माइनस कट हो जाएगा, यहां पे nth टर्म और किसका रहेगा, n प्लस 1th टर्म, बराबर। तो अगर मैं ऐसा बोलता हूं बच्चों, तो r की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में r की वैल्यू आई थिंक n-1 होगी, और इस पर्टिकुलर केस में r की वैल्यू n होगी। इतना समझा सबको बच्चों, इतना समझा? Yes, sir. अब दोनों में से देखो, आंसर दोनों का सेम है, तो ये प्रीफर करोगे या फिर ये प्रीफर करोगे? n-1 प्रीफर करोगे कि n प्रीफर करोगे आंसर निकालने के लिए? दोनों अगर सेम आंसर दे रहे हैं तो n प्रीफर करोगे। तो हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं, ये मेरे मन की मर्जी है, कोई कंपलसरी नहीं है कि इसको इग्नोर करना है, ठीक है। यहां पे ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट क्या आएगा कैवल्य? एनसीआर ना। हाँ सर। तो n की वैल्यू क्या है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? n की जगह पे कौन है? सर आर है, सॉरी 1 प्लस एक्स रेस टू एन। हाँ, क्या क्या है बोलो बराबर? 2n -1, माइनस, ये आपका n हो गया NCR, और r की वैल्यू क्या है? n है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 2n-1 माइनस n, मतलब ये आई थिंक हो जाएगा आपका n-1 आएगा। जरा देख लो सबट्रैक्ट करके, n-1 आ रहा है क्या? आ रहा है? तो हाँ, तो ये अब वापस इसके पास आ जा रहा हूं, पहले वाले के पास। तो 2n क्या है? 2n जो है वो 2n इंटू 2n-1 का फैक्टोरियल है अपॉन n फैक्टोरियल, और ये जो n फैक्टोरियल है वो क्या है? n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। यहां पे क्या क्या कट हो जाएगा देखो, n और n कट हो गया, बराबर। और जो बचा उसको अगर आप अच्छे से देखोगे तो 2 टाइम्स क्या है वो? 2n-1 का फैक्टोरियल और अपॉन में n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल इंटू n-1 का फैक्टोरियल। देखो 2 टाइम्स आ गया क्या बच्चों? बच्चों ये जो है यही है ना, इधर उसी का 2 टाइम्स आया ना इसका ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। हाँ सर। जरा एक अच्छा सा बता दो, समझा कि नहीं समझा सबको? जोर से। वेरी गुड, चलो कंप्लीट करो। सर बोलो। वहाँ पर n इंटू n-1 का फैक्टोरियल कैसे है? n इंटू n फैक्टोरियल का फॉर्मूला हाँ सॉरी सॉरी, समझा? यस सर। बच्चों कंप्लीट करो। प्रैक्टिस प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चंस मैं अभी करा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर तभी होगा कि कैसे सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन हम लोग जो ब्रेक के बाद सेशन होएगा उसमें सॉल्व करेंगे आपके थ्रू, ठीक है। मतलब आप लोग सॉल्व करोगे और मैं क्रॉस चेक करूंगा कि सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। इसी पैटर्न पे है सभी क्वेश्चंस, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4 के इस पैटर्न, मतलब अभी जो अगला क्वेश्चन सिखाऊंगा उसके पैटर्न पे, ग्रेटेस्ट टर्म का।
हाँ श्रीधर बोलो। इसके बाद मैं भी ज्वाइन करूंगा। देखो ज्वाइन करना है तो कर सकते हो, बोर्ड का टेक्स्ट बुक लेके बैठो श्रीधर, नीट वाले बच्चे बोर्ड का टेक्स्ट बुक लेके बैठो और मैं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो सॉल्व करना, कुछ डाउट रहेगा तो तभी पूछ लेना, ठीक है श्रीधर? या फिर आप देख लो, अगर बैठना रहेगा तो बैठो, क्योंकि उसमें प्योरली जेई के क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले। अभी कैसा कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट में आपका बोर्ड भी कवर हो जा रहा है इसी के साथ में। कंप्लीट हो गया बच्चों? सर क्वेश्चन सेशन 5 बजे से है ना? देखते हैं बच्चा, क्यों टेंशन ले रही हो, मैं बता दूंगा। डन? व्हाट अबाउट अदर्स? Done, very good. Let's move to question number 2 of practice problem number 4. Who will read this question? सर मैं पढ़ती हूँ। मैं कौन? कृपा। पढ़ो कृपा। Find numerically the greatest term in the expansion of 3 minus 5x bracket 15 when x is equal to 1 upon 5. ठीक है, 3 माइनस 5x होल रेज टू 15 और x की वैल्यू क्या दी हुई है बच्चा? 1/5, बराबर? Yes sir. ठीक है, तो वो था ना ग्रेटेस्ट टर्म के लिए कैसे बोला था मैंने? मॉड ऑफ टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर। बच्चों ध्यान देना बहुत अच्छे से, एक क्वेश्चन समझ जाएगा, बाकी सब क्वेश्चन एकदम खुश हो जाओगे कैसे सॉल्व करना है। देखो ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, बराबर? यहां से हम लोग r की वैल्यू निकालेंगे। ये जो मैंने लेफ्ट में लिखा है उसका फॉर्मूला क्या है बच्चा? n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर इंटू मॉड में y अपॉन एक्स, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, बराबर क्या? हाँ, और ये फॉर्मूला किसके लिए है? ये फॉर्मूला है x प्लस वाई रेस टू n के लिए, मतलब इसको आप इससे कंपेयर करोगे, बराबर? चलो n की वैल्यू क्या है बच्चों? n की वैल्यू है 15, r की वैल्यू निकालनी है मुझे अपॉन में r इनटू मॉड में y की वैल्यू क्या है? माइनस 5x और x की वैल्यू क्या है? 3। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अच्छा क्वेश्चन में कब पूछा है? जब x की वैल्यू क्या हो? जब x की वैल्यू 1/5 हो, बराबर? तो ये हो जाएगा 16 माइनस आर अपॉन आर इंटू, बच्चों मॉड हटा रहा हूं तो माइनस का तो प्लस हो गया, और ये 5x का क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1/5, मतलब न्यूमरेटर में 1 बचेगा और अपॉन में कौन है? 3 इंटू 1/3, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इतना सबको समझा क्या? बाकी लोग को? वेरी गुड। अब इसी को सिंप्लीफाई करो बच्चों, डिनोमिनेटर में कौन है? 3r है क्या? 16 माइनस आर अपॉन 3r, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, देयरफॉर 16 माइनस आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3r, माइनस आर उधर गया तो 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4r, दैट इज, इसी को उल्टा लिखा तो 4r इज लेस देन और इक्वल टू 16, देयरफॉर r इज लेस देन और इक्वल टू 4, बराबर क्या बच्चों?
इतना समझा सबको? Yes, sir. अब यहां पे आर की जो वैल्यू आई वो एक इंटीजर है क्या? ये जो 4 है वो एक इंटीजर है क्या? Yes, sir. 4 जो है वो एक इंटीजर है, और अगर इंटीजर है तो मैंने क्या बोला था, दो ग्रेटेस्ट टर्म आएगा, दो ग्रेटेस्ट टर्म आएगा। कौन कौन सा? ग्रेटेस्ट टर्म बच्चों कौन कौन सा आएगा? मॉड ऑफ T4, ये था ना, मॉड ऑफ TR और मॉड ऑफ TR+1, दैट इज मॉड ऑफ T4 और मॉड ऑफ T5। अब दोनों में से कोई भी एक आंसर निकालो, दोनों में से कोई भी एक आंसर निकालो, दोनों मैच होगा। तो हम लोग कौन सा आंसर निकाल रहे हैं? पहला वाला निकाल रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट वाला आंसर। क्या आएगा जरा बता दो, क्या आएगा? 15C कितना बच्चों? 15C कितना? 3। वेरी गुड, क्योंकि फोर्थ टर्म के लिए आर का वैल्यू 3 है। तो 15C3 इंटू एक्स रेस टू n माइनस आर इंटू वाई रेस टू आर, बराबर? बराबर क्या बच्चा? Yes. और इसी को लिख देंगे मैग्नीट्यूड में, दैट इज मॉड में। तो मॉड आ गया तो देखो बच्चों, ये माइनस का तो प्लस हो गया। 5x का वैल्यू क्या आएगा बच्चों? 5x का, हाँ बच्चे लोग, 5x का वैल्यू क्या आएगा? 1, sir. 1 आ जाएगा। और 1 रेस टू एनीथिंग कितना होता है? 1 रेस टू एनीथिंग 1, तो मतलब वो 1 हो गया, बराबर। और 15C3 सॉल्व करोगे तो आप लोगों को बच्चों 455 मिलेगा, और उसका मॉड के बाहर अगर ले लिया मैं, मतलब माइनस है ना ये देखो, तो मॉड के बाहर जब ले लिया तो हो जाएगा 455 इंटू 3⁻12। अगर किसी को T5 निकालने का मन कर रहा है तो बच्चों T5 भी निकालना, आपको सेम आंसर मिलेगा, ठीक है? क्लियर हुआ सबको? ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकालना रहता है जरा बता दो मुझे। Yes, sir. Yes, sir. ब्रेक के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने को ग्रेटेस्ट टर्म के ऊपर, ठीक है? Yes, sir. या फिर एक काम करो, एक क्वेश्चन और कर ही लेते हैं। ये मैं बाहर से दे रहा हूं, मतलब प्रैक्टिस प्रॉब्लम का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? इसको लिखना है क्या बच्चों? इसको लिखना है क्या? 1, sir, लिखिए। ओके, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जिसका नहीं हुआ रहेगा लिख लो। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं।
डन क्या बच्चों? कंप्लीट हुआ? चलो, come on page number 7 and write the question. Question is, find the value of second largest term in the expansion of. मतलब यहां पे क्या बोला है समझा क्या? लार्जेस्ट में उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसको सेकेंड लार्जेस्ट में इंटरेस्ट है. Expansion of 4 plus 5x whole raised to 20 when x is equal to 1 upon 3. ठीक है बच्चों, पेज नंबर 6 पे आओ. पेज नंबर 6 पे देखो, इन केस यहां पे 4 नहीं आया होता बच्चों, यहां पे जो r की वैल्यू 4 मिली ना, इन केस 4 नहीं आया होता, r इज लेस देन और इक्वल टू 4.3 आया होता, तो अपना r की वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग मालूम है? 4 लेते थे. इससे जस्ट छोटा इंटीजर 4.9 आता तो भी r की वैल्यू क्या लेते थे? 4 लेते थे. ठीक है, जैसा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाया था ना, उस तरीके का. ठीक है, आ जाओ पेज नंबर 7 पे आ जाओ. ये अपना क्वेश्चन है. सेम पैटर्न पे ध्यान देते हैं बच्चों, ध्यान देते हैं क्या कि मॉड ऑफ टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. तो ये हो जाएगा आपका n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर इंटू मॉड में y अपॉन एक्स, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. n की वैल्यू है 20 माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, y की वैल्यू है 5x और x की वैल्यू है 4, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. x की वैल्यू 1 अपॉन 3 दी हुई है. ठीक है, तो ये हो जाएगा 21 माइनस आर अपॉन आर इंटू पॉजिटिव वैल्यू है x का, अच्छी बात है, मॉड हट जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 5, 1 अपॉन 3 पुट किया तो 5/12, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा. ठीक है, सिंस x की वैल्यू 1 अपॉन 3 मैंने पुट किया, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई जब करोगे तो 105 माइनस 5r, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12r. आई होप सबको समझ में आ रहा होगा. ये हो जाएगा आपका 105 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 प्लस 5, दैट इज 17r. Therefore 17r is less than or equal to 105. Therefore r is less than or equal to 105 upon 17. ठीक है, therefore r is less than or equal to 17 का टेबल पढ़ो. 17 का टेबल पढ़ो, कितना आ रहा है? कितने टाइम्स जा रहा है 105? 102 कितने पे आ रहा है? 6 पे आ रहा है, तो ये हो जाएगा 6 और कितना बचा 3. कुछ ऐसा बचेगा क्या? वो पता है ना 2.5 5/2 होता है. ये समझा क्या सबको? या फिर अगर एक काम करो, ये कंफ्यूज हो रहा है ना, तो डेसिमल में बताओ. डेसिमल में बताओ 105 अपॉन 17 कितना हो रहा है? 6 पॉइंट कितना बचा था? 3 बचा था ना, तो 30 हो जाएगा. 17 1 सा 17, फिर 13 बचा 130, 17 7 सा आएगा, फिर देख लेना कि कितना आ रहा है. 110. ठीक है, मतलब ये 6.18 हो जाएगा बच्चों. और 6.18 से छोटा इंटीजर कौन है? जस्ट छोटा इंटीजर कौन है 6.18 से? 6. तो
यहां पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 6 हो जाएगी। अच्छा, अगर r की वैल्यू 6 है तो कौन सा टर्म लार्जेस्ट टर्म होगा? अगर r की वैल्यू 6 है तो लार्जेस्ट टर्म 7th। r+1 तो होता है ना बच्चों, ये फॉर्मूला कहां से बनाए थे? r+1 के हिसाब से बनाए थे ना स्टूडेंट्स। क्या बोल रहे? बैकग्राउंड में आवाज है, बंद कर लो, म्यूट कर लो। सर हाँ कृपा बोलो। सर अगर यहाँ 6.10 के 10 तक आता तो फिर 6 ही पकड़ लेना आ रहा है। 6 पॉइंट कुछ भी आएगा, 6 पॉइंट कुछ भी 6 ही कंसीडर करना है। 6.99 आएगा तो भी 6 ही कंसीडर करना है, 7 नहीं, ठीक है। और लार्जेस्ट टर्म क्या आ जाएगा? 7th। क्यों? क्योंकि r+1। अच्छा मेरे को एक बात बताओ बच्चों, अगर लार्जेस्ट आपका 7th है तो सेकेंड लार्जेस्ट कौन होगा? पेज नंबर 8 पे सेकेंड लार्जेस्ट कौन होगा? कैसे पता? इतना तो पता है कि उसी के आजू बाजू में कोई तो होगा, उसी के आजू बाजू में कोई तो होगा, लेकिन कौन होगा? 6th भी हो सकता है ना बच्चों। हाई स्टूडेंट, 6th हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर 7th लार्जेस्ट है तो जस्ट पहले वाला या तो जस्ट बाद वाला हो सकता है। अब क्या करो, आप देखो दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है, आप T8/T6 निकालो। अगर ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 आया, इक्वल तो नहीं आएगा, ग्रेटर देन 1 आया तो इसका मतलब पता चल रहा है कि T8 बड़ा है एज कंपेयर टू T6। मतलब आपका ये पता चल गया कि सेकेंड लार्जेस्ट टर्म इज T8। और अगर आपका ये लेस देन 1 आया तो कौन बड़ा है बच्चों? तो T6 बड़ा है। एक मिनट, समझा क्या? हाँ, एक तरीका ये, लेकिन अपने को मेरे को बताओ, क्वेश्चन में बोला है ना कि सेकेंड लार्जेस्ट टर्म निकालो, तो रेशियो निकालने से अच्छा मैं क्या सोच रहा हूं कि T6 और T8 निकाल लो, जो दोनों में बड़ा रहेगा वो मेरा आंसर होगा, बराबर। तो अपना जो क्वेश्चन है वो है 4 + 5x रेज़ टू 20। अपना क्वेश्चन क्या है? 4 + 5x रेज़ टू 20, ठीक है। अब यहां पे भी अपने को ये सोचना पड़ेगा कि एग्जैक्ट वैल्यू आप निकाल पा रहे हो क्या दोनों का एग्जैक्ट, मतलब पावर में बहुत ज्यादा नंबर आ गया तो पता ही नहीं चलेगा बच्चों। हो सकता है, इस चीज की भी पॉसिबिलिटी है। तो एक काम करते हैं, देखते हैं, पहले निकालने का ट्राई करते हैं। T6 क्या आएगा आपका? NCR x⁻n−r इंटू y⁻r, मतलब ये हो जाएगा 20C5 इंटू 4⁻20−5 इंटू 5x⁵5। तो ये हो गया 20C5 इंटू 4⁻15 इंटू 5⁵5 इंटू x का वैल्यू है 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3⁵5। बच्चों देख के नहीं बता पाओगे ये, या फिर अभी मैं T8 निकालूंगा तो कौन सी वैल्यू बड़ा है। आपको पता है क्या 4:15 कितना होता है? 5:5 कितना होता है? हाँ बच्चों, सोच पाओगे क्या? स्टूडेंट्स क्या बोल रहा हूं, समझा क्या? हम लोग अगर ऐसा सॉल्व करेंगे तो फंसेंगे हम लोग। ये क्लियर हुआ बच्चों? तो हम लोग को पहले चेक करना पड़ेगा कि कौन बड़ा है, फिर उसकी वैल्यू निकालेंगे रेज़ टू में। तो कंसीडर, बोलो T6/T8 कि T8/T6, आपकी मर्जी है। T8/T6 करता हूं। अब यहां पे देखो बच्चों, जस्ट बड़ा नहीं है, देखो TR+1/TR जैसा नहीं है, R+2 है, बराबर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना नहीं, T8/T6 ना। देखते हैं, देखो अब ये भी किसके लिए लगाऊं मैं फॉर्मूला? x+y⁻n के लिए लगा दूं क्या, और बाद में वैल्यू पुट करूं, चलेगा क्या बच्चों? या फिर एक काम करो जो है ना उसी के लिए लगाओ, छोड़ो।
T8 के लिए क्या आ जाएगा मेरे को बताओ। T8 के लिए आ जाएगा 20C7 इंटू 4⁻20⁻7 इंटू 5x⁻7 और अपॉन में आएगा 20C5 इंटू 4⁻20⁻5 इंटू 5x⁻5। बच्चों ये समझा ये स्टेप? सबको समझा? तो ये हो गया आपका 20 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल और यहाँ पे है 20 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल इंटू, देखो 4 न्यूमरेटर में 4 का पावर कौन है 13 है और डिनोमिनेटर में 4 का पावर कौन है 15 है। तो आई थिंक डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर बचेगा। लगा दिमाग इतना बच्चों? और न्यूमरेटर में 5x का स्क्वायर बचेगा। देख लो समझा क्या इतना? ओके अब यहां पे कौन कट हो रहा है, कट कर डालो। ये कट हो गया, ये लोग जाएंगे न्यूमरेटर में, ठीक है, ये लोग जाएंगे न्यूमरेटर में और जो चेंजेस करना है वो मैं चेंजेस कर देता हूं। ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल इंटू 25 एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर और अपॉन में क्या है, अपॉन में है 7 इंटू 6। एक मिनट क्या हुआ, अच्छा एक मिनट बच्चों, ये पूरा गया ना तो 5 फैक्टोरियल लिखना मैं भूल गया न्यूमरेटर में, तो 5 फैक्टोरियल भी आएगा। अपॉन में क्या 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल इंटू 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो कुछ कट हो रहा है, 13 फैक्टोरियल कट हो रहा है, 5 फैक्टोरियल कट हो रहा है और कुछ कट होगा 3 से, ये हो गया 2, ये हो गया 5, ठीक है। और भी कुछ कट होगा बट थोड़ा सा बाद में करता हूं। ये हो जाएगा 5, ये हो गया 14 और 7 भी कट होगा अगले स्टेप में। ये हो गया 25। अपॉन में कौन कौन है बच्चों, 7 है, 2 है और 16 है। तो 7 2 14 कट हो गया। ये वैल्यू जो दिख रही है बच्चों ये जो वैल्यू दिख रही है, क्या ये ग्रेटर देन 1 है? दिख रहा है? अपने को क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है, क्या ये ग्रेटर देन 1 है उससे मतलब है, हाँ या ना? ये ग्रेटर देन 1 है। अगर ग्रेटर देन 1 है बच्चों तो क्या होगा, कौन रहेगा बड़ा, सेकेंड लार्जेस्ट कौन होगा? देयरफॉर सेकेंड लार्जेस्ट कौन है बच्चों? सर 1/3 का होल स्क्वायर नहीं लिखा। हाँ एक मिनट, हाँ 1/3 का स्क्वायर 1/9, इधर 9 आ जाएगा, अब सोचना पड़ेगा, ठीक है देखते हैं। 5 इंटू 25 कितना हो जाएगा, हाँ पूरा गड़बड़ हो गया इधर, तो ये हो जाएगा आपका 125 और 16 9 144, वेरी गुड। ये लेस देन 1 हो गया, लेस देन 1 हो गया मतलब सेकेंड लार्जेस्ट टर्म कौन सा रहेगा बच्चों, पेज नंबर 9 पे 6 टर्म रहेगा कि 8 टर्म रहेगा? 6 रहेगा ना, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन देख लो, 5 फैक्टोरियल, ठीक है, 3 5 ठीक है। तो अपना 6 टर्म रहेगा आपका सेकेंड लार्जेस्ट। 4 + 5x⁻20 था ना, ये 4 + 5x⁻20, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 20C5 इंटू 4⁻20⁻5 इंटू 5x⁻5। तो ये हो गया 20C5, दैट इज 20 फैक्टोरियल
अपॉन, अब यहाँ पे तो फैक्टोरियल कट करवाने वाला कोई है नहीं, मतलब ठीक है जाने दो। 20c5 इंटू ये हो गया 4⁻15 इंटू 5⁻5 और अपॉन में आ जाएगा 3�5, और ये आंसर छोड़ दो। ठीक है बच्चों, समझा कि नहीं समझा जरा बता दो मुझे, सभी लोग समझा? बाकी लोग को एग्जैक्टली लार्जेस्ट टर्म या सेकेंड लार्जेस्ट टर्म कैसे निकालना है वो क्लियर हुआ? हाँ बच्चों, सभी लोगों को ओके। एक बार जस्ट गो थ्रू कर लो ना बच्चों, लिखने भर का टाइम नहीं दे रहा हूं मैं, जस्ट एक बार गो थ्रू कर लो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, गो थ्रू कर लो, बाद में जैम बोर्ड रहेगा आपके पास। ठीक है क्लियर हो गया रहेगा ना सबको? हाय स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैलकुलेशन देखे ना बच्चों, बराबर है ना? कैलकुलेशन वाला पार्ट बराबर है ना एकदम? स्नेहा चेक की? हाँ बच्चे लोग, क्या कर लिया? ओके चलो पेज नंबर 20, सॉरी पेज नंबर 10, 20 नहीं, पेज नंबर 10। हाँ सुषमा, अच्छा यस बोलने आए थे। देखो यहाँ पे अगला टॉपिक करा रहा हूं मैं, सीरीज ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट्स, मतलब बायनोमियल कोएफिशिएंट्स को ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन, अगर ऐसा होता है तो कौन से तरीके से फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है लावण्या, नया टॉपिक चालू हुआ है जस्ट, ठीक है ध्यान देना। और कॉलेज से आने को इतना टाइम लग गया बच्चा, आप लोगों के लिए पोस्टपोन किया था आज का लेक्चर। हाँ लावण्या, लिविंग सर्टिफिकेट में थोड़े चेंजेस करने थे, स्कूल जाना पड़ा।
अच्छा अच्छा, ठीक है, चलेगा, अभी का ध्यान दो। हाँ, और जो मिस हुआ है वो वीडियो जो मिलेगा ना आपको, वहां से देख लेना, कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लेना, ठीक है? ठीक है, सीरीज ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, इसमें अपने को क्या पढ़ना है? सबसे पहले सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ द सीरीज। कुछ फॉर्मूलाज के तौर पे बच्चों याद करवाऊंगा मैं, ठीक है, याद कर लेना, मैं प्रूफ भी कर रहा हूं इन लोगों का। सबसे पहले आपको क्या याद करना है पता है? सबसे पहले आपको याद करना है कि C1 प्लस 2C2, अच्छा ये C1 C2 वगैरह लोग कौन है वो लिख लेते हैं, पहला वो लिख लेते हैं कि C0, C1, C2, C3, Cn denotes the coefficients of x, या फिर coefficient in expansion of coefficient of power of x in expansion of 1 plus x raised to n। बोलने का मतलब क्या, ये जो थोड़ा टाइम पहले हम लोग NC0, NC1 या NC2 बोल रहे थे ना, अभी उसी को अपन क्या बोलेंगे? C0, C1, C2, ठीक है? ये मत बोलना सर ये बंदा कहाँ गया, कोई नहीं है तो 1 ले लेना या 0 लेना, नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि क्या लिखा जा रहा है, वहां पे कोई नहीं है, इसका मतलब n है। क्यों n है? क्योंकि मैंने वहां पे लिख के दिया है इसलिए n, ठीक है? चलो यहां पे अपना पहला फॉर्मूला क्या बन रहा है बच्चों, देखो C1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ C3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ C4, ऐसे चलता रहेगा, प्लस n टाइम्स ऑफ Cn। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों n इंटू 2 रेज टू n माइनस 1। क्या होता है फॉर्मूला? n इंटू 2 रेज टू n माइनस 1। अब बोलोगे सर ये कैसे आया? बच्चों ध्यान देना, बच्चों ध्यान देना, 1 प्लस एक्स रेज टू n क्या होता है? 1 प्लस एक्स रेज टू n क्या होता है? C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब प्लस C4x रेज टू 4 प्लस सो ऑन, एंड लास्ट में रहता है Cn x रेज टू n। बराबर? बराबर क्या? ओके, किसने यस बोला अभी पहले? बोलो, नाम बोलो। जीविका, जीविका डेरिवेटिव आता है थोड़ा भी फिजिक्स में? डिफरेंशिएशन आता है बच्चा? नहीं आता है? ठीक है, देख लो देख लो, कैलकुलस जब सिखा रहे होंगे शायद नहीं रहे होगी आप। पेज नंबर 11 पे आज बच्चों देखो, x रेज टू n का फॉर्मूला होता है बच्चों डेरिवेटिव में n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। इन डेप्थ ज्यादा नहीं जाऊंगा मैं। बोलने का मतलब क्या है, पावर आगे आता है और एक पावर कम होता है। क्या बोला मैंने? पावर आगे आता है और एक पावर कम होता है। x का पावर, हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे x रेज टू 5, तो x रेज टू 5 का डेरिवेटिव क्या होता है? 5 इंटू एक्स रेज टू 4। x रेज टू 100 का क्या होगा? 100 इंटू एक्स रेज टू 99। समझा क्या बच्चों? इतना मेरे को इतने से ही मतलब है, मेरे को इतने से ही मतलब है सिर्फ, ठीक है? पेज नंबर 10 पे आ जाते हैं फिर से। इसका डेरिवेटिव कर लो, डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो देखो पावर आगे आया और एक पावर कम हुआ। इसके बाद में ब्रैकेट का भी डेरिवेटिव होता है, तो ब्रैकेट का डेरिवेटिव 1 ही होने वाला है, इसलिए कुछ मतलब नहीं है। C0 बच्चों प्योर कांस्टेंट, मतलब बिना x वाले का डेरिवेटिव 0 होता है। आई एम रिपीटिंग, प्योर कांस्टेंट दैट इज विदाउट x। विदाउट x जो बनता रहता है उसको कांस्टेंट बोलते हैं। ये मैं अपने मन से बोल रहा हूं प्योर कांस्टेंट, ऐसी कोई चीज होती नहीं है, ठीक है? बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, इसलिए मैं प्योर कांस्टेंट बोल रहा हूं उसको। प्योर कांस्टेंट मतलब क्या? बिना x का टर्म, तो बिना x वाले लोगों का डेरिवेटिव 0 होता है।
इसका मतलब C0 का डेरिवेटिव 0 हो गया, हट गया वो, ठीक है। फिर C1, x का डेरिवेटिव 1 होता है बच्चों। कैसे? x मतलब क्या होता है? x⁻1 ना, तो पावर आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगा। x⁻0 1 हो गया, 1 इंटू 1 1, तो मतलब x का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो क्या बचा अपने पास? C1 बचा, प्लस C2 बाहर, C2 बाहर, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, x क्यूब का क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर इंटू C3, x⁻4 का क्या हो जाएगा? 4x⁻4 इंटू C4, प्लस ऐसे ही चलता रहेगा। x⁻n का क्या हो जाएगा? n इंटू x⁻n-1, पावर आगे एक पावर कम, इंटू Cn। अब क्या करो बच्चों पता है? 4x, हाँ 4x क्यूब आएगा, वेरी गुड, 4x क्यूब आएगा। हाँ अब क्या बोला मैंने? कुछ नहीं बोला अभी तक। x के जगह पे 1 पुट कर दो, x के जगह पे बच्चों 1 पुट कर दो, देखो क्या मिल रहा है आपको? x के जगह पे 1, n इंटू 2⁻n-1, दिस इज इक्वल टू C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 प्लस 4C4 एंड सो ऑन टिल NCn। क्या मैं पूछ सकता हूं आप लोगों को समझा कि नहीं समझा? हाँ बच्चों, समझा या नहीं समझा? चैट में जवाब नहीं देना है, समझा? वैसे ही बच्चों सेम तरीके का देखो, ये ग्रीन वाला जो है वो इसका प्रूफ है, एग्जाम में उससे मतलब नहीं है, एग्जाम में इससे मतलब है, ऊपर जो किया है, ठीक है। पेज नंबर 11 पे आ जाओ सभी लोग। सेकेंड फॉर्मूला भी लिख रहा हूं मैं, C1 माइनस 2C2 प्लस 3C3 माइनस 4C4 प्लस सो ऑन टिल -1⁻n Cn, इसका वैल्यू होता है 0। अब ये बच्चों मैं आप लोगों के लिए होमवर्क रख रहा हूं, खुद से प्रूफ करना। कैसे? 1 माइनस x⁻n, इसका फॉर्मूला लिख के आप लोग डेरिवेटिव करो और x के जगह पे 1 पुट करो। कर सकते हो कि नहीं बच्चों? कर सकते हो कि नहीं स्टूडेंट्स? हाँ या ना? दो तीन हाँ आया, बाकी लोग? दोबारा बोलना पड़ेगा ना, स्पेशल हो गए हो सबके सब। चलो अगला फॉर्मूला देखो, अगला फॉर्मूला देखो। देखो बच्चों, R इंटू NCR, देखो आज का बहुत सारा क्वेश्चन ये सॉल्व कराने वाला है ये फॉर्मूला बच्चों। आज का ना ये वाला फॉर्मूला बहुत कुछ सॉल्व करवाने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से एकदम R इंटू NCR, पता है ये क्या होता है? ये होता है बच्चों N इंटू n-1 CR-1। ये फॉर्मूला के तौर पे आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। आपका प्रैक्टिस प्रॉब्लम 5 का मैक्सिमम क्वेश्चन ये फॉर्मूला कवर कराएगा अकेले। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 5 का मैक्सिमम क्वेश्चन ये कवर कराएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, देखो अब बोलोगे सर ये इसका प्रूफ बता दो, तो इसका प्रूफ देख लो बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड क्या है? R इंटू n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R का फैक्टोरियल, ठीक है। और आपका RHS क्या है? n इंटू n-1 का फैक्टोरियल अपॉन R-1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस, एक मिनट,
ठीक है, यहां पे देखो क्या आएगा, n माइनस आर ना, तो n माइनस आर इसका फैक्टोरियल, तो माइनस का माइनस कट हो जाएगा, क्या बचेगा, n माइनस आर का फैक्टोरियल बचेगा। माइनस वन कट हो गया ना, माइनस वन और माइनस का माइनस प्लस वन। अब बच्चों आई थिंक हो गया सॉल्व, देख लो, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन जो r फैक्टोरियल है उसको मैं लिख सकता हूं r इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। यहां पे अगर मैं देखूं तो ये और ये कट हो जाएगा, और यहां पे n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल हो जाएगा n फैक्टोरियल, और अपॉन में कौन है, r माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, दिखा क्या LHS और RHS इक्वल? हाई स्टूडेंट्स, ओके। अब इसी पे कुछ फॉर्मूलाज देखो बच्चों, इसी पे कुछ फॉर्मूलाज देखो, क्या देखना है, अगर समझ जाओ R इंटू NC R माइनस वन है। बच्चों एक चीज ध्यान देना, ये फॉर्मूला बनाते समय किस चीज का ध्यान देना है पता है, किस चीज का, यहां पे जो बंदा है वही बंदा यहां पे होना चाहिए। सुन लो बच्चों अच्छे से, C के सफिक्स में जो है ना वही बंदा उसके मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए, देन ओनली वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। और फॉर्मूला में क्या हो जाता है, ये इन दोनों में से माइनस वन हो जाता है यहां पे, और R के जगह पे आपको N दिखने लगता है। ठीक है, अब यहां पे मेरे को R माइनस वन लिखा है सफिक्स में, यहां पे R माइनस वन है क्या बच्चों, बोलो, नहीं है, तो नहीं है तो लाना पड़ेगा ना। अब लाएंगे कैसे वो देखो, लाएंगे कैसे, माइनस वन किया, और माइनस वन को बैलेंस करने के लिए प्लस वन भी करूंगा, इंटू NC R माइनस वन, तो ये हो जाएगा आपका R माइनस वन इंटू R माइनस वन इंटू NC R माइनस वन प्लस NC R माइनस वन। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये इसके जैसा दिख रहा है, सिर्फ R के जगह पे आपको R माइनस वन आ गया, मतलब ये बॉक्स का यूज करके मैं फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं, N इंटू एन माइनस वन सी, R का अगर R माइनस वन होता है तो R माइनस वन का क्या हो जाएगा, R माइनस टू हो जाएगा। क्या ये पल्ले पड़ा क्या बच्चों, इन दोनों में से माइनस वन होता है, तो इसमें से माइनस वन किया तो N माइनस वन, और इसमें से माइनस वन किया तो R माइनस टू। समझा क्या बच्चों, और बाजू में कौन है देखो, बाजू में NC R माइनस वन। बच्चे लोग समझा कि नहीं समझा, जरा बता दो। समझा ना, वेरी गुड। उसी तरीके से R स्क्वायर का भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक R को बाहर लेके फिर सॉल्व करना पड़ेगा। आ जाओ पेज नंबर 12 पे, और कुछ फॉर्मूलाज बता रहा हूं बच्चों, ध्यान देना। फॉर्मूला क्या है, NCR अपॉन R प्लस वन, ये होता है N प्लस वन CR प्लस वन अपॉन N प्लस वन। अब बोलोगे सर क्या लिखा रहे हो, कहां से, देखो ध्यान देना, R इंटू NCR ये किसके इक्वल था, N इंटू N माइनस वन CR माइनस वन के इक्वल था, बराबर। समझ जाओ, मैंने इस N को उधर अपॉन में भेजा और इस R को वहां पे अपॉन में भेज दिया। ठीक है, और RHS को पहले लिख रहा हूं, मतलब RHS को पहले लिख रहा हूं बच्चों, मतलब क्या आ जाएगा, N माइनस वन CR माइनस वन अपॉन R, दिस इज इक्वल टू LHS में क्या था, NCR अपॉन N। ठीक है, ये जो अभी आया ना बच्चों, ये भी एक फॉर्मूला के तौर पे आपको याद रखना है, क्या, N माइनस वन CR माइनस वन अपॉन R, दिस इज इक्वल टू NCR अपॉन N। अब बोलोगे सर ये कैसे आएगा, ये पता है बच्चों कैसे आएगा, इसको इसमें आप R को रिप्लेस कर दो
r+1 से और n को रिप्लेस कर दो n+1 से। इस फॉर्मूला में ये रिप्लेसमेंट करो, देखो जरा आप लोगों को ये मिल रहा है क्या, एक बार देख लो बच्चों। देख लो बच्चों मिल रहा है कि नहीं, जरा बताओ मुझे। बाकी लोग को क्लियर हुआ? वो जो बॉक्स किया है वो फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद रहना चाहिए, एकदम अच्छे से, ठीक है। एक काम करो स्टूडेंट्स, जरा लिख लो, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, लिख लो बच्चों, फटाफट लिखो। हाँ बोलो बच्चा। आप फिर से बता सकते हो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था, मैं बार बार लेट हो रही। कौन सा वाला बताना है? स्नेहा फिर लेफ्ट हो गई। स्नेहा कौन सा वाला बताना है? सर पेज नंबर 11 वाला। पेज नंबर 11। अच्छा पूरा गायब हो गई थी क्या? स्नेहा अनम्यूट करके रखो जरा, थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज रहेगा चलेगा, क्योंकि डाउट है ना। बैकग्राउंड में आवाज रहेगा चलेगा, बाकी लोग अपना देख रहे हैं। यस सर। हाँ ये बॉक्स वाला तक क्लियर हुआ है क्या? हाँ सर। ठीक है, ये बॉक्स का प्रूफ क्लियर हुआ है ये? हाँ सर। ओके, तो ये वाला बाकी है, ये वाला बाकी है क्या बच्चा? यस सर। ओके तो देखो यहां पे क्या बोला मैंने बच्चा, ये जो C है ना C, यहां पे R और N, NCR, तो ये N-1 CR-1 होता है। और ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको क्या ध्यान देना है, यहां पे अगर R है तो यहां पे R होना चाहिए, या फिर उल्टा यहां पे R है तो यहां पे भी R होना चाहिए। तो अगले वाले फॉर्मूला में, फॉर्मूला मतलब ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने बताया कि R-1 है तो उसको R नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए इसने, R-1 चाहिए। तो क्या होगा फिर, ये R-1 हो जाएगा, और उसको बैलेंस करने के लिए, -1 को बैलेंस करने के लिए +1 किया, ठीक है। अब क्या किया, इसको मैंने इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें कुछ ऐसा मिल गया। अब यहां पे फॉर्मूला अप्लाई किया बच्चा, फॉर्मूला कैसा था अपना, ये जो रहता है वो आता है आगे, और क्या होता है इसमें -1 होता है, इसमें -1 होता है C वाले में। तो वही चीज देखो, ये आ गया आगे, और N में -1 हुआ तो N-1, और R-1 में -1 हुआ तो R-2, और ये एज इट इज कॉपी किया। आप समझा? यस सर। ठीक है, पेज नंबर 12 क्या किया है देखो, ये जो फॉर्मूला अपने पास था वो फॉर्मूला लिखा मैंने, दिखा, और n को लेफ्ट में भगाया डिनोमिनेटर में, r को राइट में भगाया डिनोमिनेटर में, और राइट वाला पहले लिखा हो, मतलब ये अपॉन r देखो पहले दिख रहा है आपको, और ये अपॉन n आपको राइट साइड में दिख रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने यहां पे कॉपी मारा एज द फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूला में अगर मैं r को r+1 लिख दूं और n को n+1 लिख दूं, तो देखो ऊपर वाला फॉर्मूला मिल रहा है क्या, मिला क्या बच्चा? यस सर। ठीक है, क्लियर हो गया रहेगा, आई थिंक हो गया बच्चों सभी लोगों का। क्वेश्चन सॉल्व कराऊं? पेज नंबर 13 पे आ जाओ। स्वयं
3 बजे का लेक्चर था बच्चा। सर कॉलेज के लेक्चर चालू था, अभी खत्म हुआ। कितने बजे तक रहता है? सर 4:30 तक रहता है, तो ज्वाइन कर रहा था। ठीक है, वीडियोस देख के क्लियर कर लेना हाँ बच्चा, जो भी रिकॉर्डेड वीडियो जाएगा वेबसाइट पे, ठीक है। हाँ हाँ सर, हाँ सर। प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम 4 के जो क्वेश्चंस बचे हैं वो अभी ब्रेक के बाद हम लोग करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स जो है उसका रिकॉर्डेड वीडियो नहीं रहेगा हाँ। रिकॉर्डेड जो भी रहेगा वो आपका जो कंसेप्ट है और अभी जो चल रहा है इसका ही रहेगा, तो वो गलती से भी मिस करने का नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 कौन रीड करना चाहेगा? लावण्य रीड करो। लावण्य रीड करो। सर 1 मिनट, पेरेंट्स। ठीक है, ओपन कर लो। तब तक ओम रीड कर लो क्वेश्चन नंबर 1। ओम, क्या है? ठीक है लावण्य प्लीज रीड। इफ वेट, CO, C1 plus C2 till Cn denote the coefficient in the binomial expansion of 1 plus x to the power n. This proves that CO minus C1 plus C2 minus C3 till minus 1 to the power n Cn is equal to 0. बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चा, बहुत सिंपल है, बताओ कैसे करोगे। जो आपको प्रूफ में बोला है बच्चा, उसको देख के आपको क्या लग रहा है कि वो किसके मतलब बाइनोमियल एक्सपांशन में वैसे लोग दिखेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। 1 minus x. वेरी गुड वेरी गुड। देखो बच्चों 1 माइनस एक्स रेस टू एन का अगर मैं ये करता हूं एक्सपांशन, तो कैसा होता है? NC0 माइनस NC1 x प्लस NC2 x स्क्वायर माइनस NC3 x क्यूब, ऐसे ही चलता रहता है। कहां तक चलता रहता है? आखिरी तक। और आखिरी वाला अपने को नहीं पता रहता है कि वो प्लस आएगा कि माइनस आएगा, उसी के लिए -1 रेस टू n इंटू एक्स रेस टू n लिखते हैं, बराबर ना लावण्या? अब देखो अपनी आदत NC0 की है तो अपन NC0 लिखेंगे, चलेगा, जेई का पेपर है। C0 आपकी मर्जी है, मतलब टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है C0 लिखना है कि NC0। अच्छा अब मेरे को बताओ, जो क्वेश्चन का LHS है वो यहां से मिलेगा जो अंडरलाइन किया, और कैसे मिलेगा? x के जगह पे क्या पुट करूंगा तो मिलेगा? पुट x इज इक्वल टू 1। अगर 1 पुट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 0। 0 रेस टू एनीथिंग इज 0। दिस इज इक्वल टू NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3, ठीक है, प्लस सो ऑन। देखो हो गया क्या प्रूफ? हाँ बच्चों, स्टूडेंट्स हो गया क्या प्रूफ? लावण्या सिंपल था ना एकदम? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पहले रीड करो। क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 हम लोग सॉल्व करेंगे अगले सेशन में ब्रेक के बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो। लावण्य आप ही रीड कर लो, चलो।
1 into 2 to the power n. ओके चलो इसका अगर मैं एक आपको जनरल टर्म पूछूं बच्चा, इसका जनरल टर्म पूछूं, मतलब टी आर या तो टी आर प्लस वन जो भी बोलो, वो अगर मैं पूछूं तो क्या मिलेगा? जनरल टर्म क्या मिलेगा इसका? मतलब बोलने का मतलब क्या, ये जो बंदा है यहां पे कौन है? 1 है, यहां पे कौन है? 3 है, फिर 5 है। तो अगर LHS को अगर आप लोग बच्चों अच्छे से देखो, अगर LHS को अच्छे से देखो तो ये समेशन है फ्रॉम R इक्वल टू 0 टू n। ये आपको हिंट देगा बच्चों, ये आपको हिंट देगा 2R प्लस 1 इंटू NCR। अब बोलोगे सर क्या और कहां से लिख रहे हो? जरा ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से। अगर मैं R के जगह पे 0 पुट करता हूं बच्चों तो ये कितना आ जाएगा? 1 और ये हो जाएगा NC0। देखो देखो दिखा, 1 इंटू NC0 दिख रहा है। अगर मैं R के जगह पे 1 पुट करता हूं तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 और ये हो जाएगा NC1, तो 3 NC1 मिला। अगर मैं R के जगह पे 2 पुट करता हूं तो 5 इंटू NC2 मतलब 5C2 मिला। अगर वैसे 3 पुट करूंगा, 4 पुट करूंगा, आखिरी क्या पुट करूंगा? n पुट करूंगा। और जब n पुट किया तो क्या आ जाएगा? 2n प्लस 1 इंटू NCn। क्या ये आप लोगों को समझा ये समेशन बच्चों? सभी लोग जरा बता दो, हिंट कौन देगा? ये आखिरी बंदा आपको जनरली हिंट देता है, आंख बंद करके नहीं लिखने का। 90% चांस है कि ये बंदा आपको हिंट देगा और वही करेक्ट रहेगा। सबको समझा ये चीज? ओके अब NCR जो है उसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, ये हो जाएगा समेशन फ्रॉम R इक्वल टू 0 टू n ऑफ 2R इंटू NCR प्लस NCR। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा, ध्यान देना, समेशन R इक्वल टू 0 टू n 2 बच्चों ये R इंटू NCR क्या होगा? अभी थोड़ा टाइम पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा, R इंटू NCR क्या होता है? देखो बॉक्स पे लिखा के दिया मैंने, n इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1 प्लस NCR। अब ये जो समेशन है ना बच्चों, ये समेशन अंदर जाएगा। अच्छा ये समेशन में वेरिएबल कौन है? वेरिएबल R है। हाँ, R की वैल्यू चेंज हो रही है, n नहीं, मतलब n कांस्टेंट है इसके लिए। ठीक है, तो रुको इसी पेज पे थोड़ा सा जगह बनाता हूं और सॉल्व करते हैं। देखो ये हो जाएगा आपका 2n बाहर आ गया, समेशन। अच्छा R इक्वल टू कहां से कहां तक जा सकता है बच्चों इस पर्टिकुलर टर्म के लिए? R इक्वल टू 0 अच्छा लगेगा क्या इसको बच्चों? R इक्वल टू 0 मीनिंगफुल होगा इसके लिए? नहीं होगा ना, तो इसलिए R इज इक्वल टू 1 से चालू करेंगे। मतलब R इक्वल टू 0 मीनिंगफुल नहीं, इसलिए वो नहीं लिख रहा हूं। प्लस इसके लिए मीनिंगफुल है क्या? अगले वाले के लिए इसके लिए मीनिंगफुल है ना R इक्वल टू 0, तो इसके लिए आ जाएगा समेशन फ्रॉम R इक्वल टू 0 टू n NCR। बच्चों समेशन पेज नंबर 15 पे आओ सभी लोग। समेशन फ्रॉम R इक्वल टू 0 टू n ऑफ NCR, ये पढ़े हो क्या? हाँ जीविका पढ़ी हो इसको? जोर से बच्चों, क्या होता है ये समेशन? क्या होता है इसका फॉर्मूला? समेशन भी है, समेशन भी है। अच्छा
क्या मैं ये पढ़ाया हूं बच्चों? NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NC4, एक मिनट। हाँ जीविका, क्या बोला मैं कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस ये मतलब पूरा कहां तक? NCN तक। इसका कुछ तो फॉर्मूला लिखाया था मैं बच्चों। हाँ जीविका, याद है कुछ? जीविका याद आया कुछ? क्या था? याद नहीं आ रहा है? ठीक है, किसी को याद है? लावण्या, क्या था इसका वैल्यू? सभी कोएफिशिएंट्स को ऐड करते तो 2 करके आता था, कुछ याद आया? 2n-1 आधे के लिए रहता था, सबके लिए नहीं। 2n। थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, चुपचाप करके देख लो ना। 1 प्लस एक्स क्यूब कोएफिशिएंट रहता है 1 3 3 1, ऐड करो 8 मतलब 2 का क्यूब मतलब 2n। दिखा क्या? दिखा क्या लावण्या? या फिर 1 प्लस एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला लगाओ, और लास्ट लेक्चर में सिखाया था सम ऑफ कोएफिशिएंट। सम ऑफ कोएफिशिएंट के लिए क्या करते हैं? x के जगह पे 1 पुट करते हैं। याद आया बच्चों? इसी का है ना कोएफिशिएंट ये सब। हाँ लावण्या, लावण्या, थोड़ा थोड़ा। अच्छा ठीक है, अभी ये क्लियर हुआ क्या? हाँ। ठीक है, तो इतना समझ गया कि ये जो समेशन है। अच्छा, अब लावण्या मेरे को एक बात बताओ, ये चीज और ये चीज दोनों में कोई डिफरेंस है? ना ना, जरा सोचो, समेशन अप्लाई करो, ये 0 एक बार पुट करो, ये आ रहा है, 1 पुट करो ये आ रहा है, 2 पुट करो ये आ रहा है, n पुट करो ये आ रहा है। मतलब ये जो समेशन के साथ लिखा है वही है ना ये चीज। मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा 2n बराबर। ठीक है, आ गए हम लोग यहां पे। तो ये तो चलो 2n हो गया। ये क्या आएगा? पेज नंबर 14 पे आ जाओ सभी लोग। ये तो चलो 2n हो गया ना। ये क्या आएगा बच्चों? ये 2 कितना आएगा? सेम होएगा। देखो इसका पता है कैसे होगा? इसका n-1 C0 प्लस n-1 C1 प्लस n-1 C2 प्लस चलता रहेगा। कहां तक चलता रहेगा? n-1 C n-1 तक चलता रहेगा। तो जब NC0 NC1 NCN तक 2n होता है, तो यहां पे 2n-1 होगा क्या? इसके वजह से n के जगह पे n-1 रिप्लेस कर देंगे। तो समझ में आया क्या बच्चों? बच्चों समझा क्या ये चीज? बाकी लोग को? तो ये हो जाएगा 2n-1। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहां पे इसका और इसका बेस सेम है, बराबर। अगर दोनों का बेस सेम है बच्चों, तो दोनों का पावर ऐड हो जाएगा। तो 2 के पावर में 1 प्लस n-1 ऐड हो गया, तो क्या बचा? 2n बचा। क्या बचा?
2 रेस टू n, तो ये हो गया n इंटू 2 रेस टू n प्लस 2 रेस टू n। 2 रेस टू n कॉमन ले लिया, 2 रेस टू n कॉमन ले लिया, तो ये आपका हो जाएगा n प्लस 2 इंटू 2 रेस टू n, और यही आई थिंक आप लोगों का राइट हैंड साइड है। इज इट करेक्ट? एक मिनट, n प्लस वेट हाँ, n प्लस 2 नहीं है, n प्लस 1, ये 2 रेस टू n कॉमन होगा तो सिर्फ 1 बचेगा ना इधर पे, पता नहीं मैंने 2 क्यों लिख दिया, n प्लस 1 रेस इंटू 2 रेस टू n। नाउ इज इट करेक्ट स्टूडेंट्स? यस सर। अंडरस्टूड एवरीवन? बच्चों रिप्लाई दो। यस सर। सर कैसे बता सकते हैं? कहां से बच्चा? कौन सी स्टेप से स्नेहा? Summation of r is equal to 0 to n, second step। ओके, मतलब ये देखो एनसीआर जो था ना उसको अंदर मल्टीप्लाई किया दोनों को, तो आपको ये स्टेप मिल जाएगा, बराबर बराबर स्नेहा? सर 2r को मल्टीप्लाई किया। दोनों को 2r को भी मल्टीप्लाई किया और 1 को भी मल्टीप्लाई किया। यस सर। उसके बाद क्या किया, ये जो अंडरलाइन किया है उसके जगह पे वो जो बॉक्स वाला फॉर्मूला था वो अप्लाई किया। बोला ना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो वाला, कौन सा? n इंटू n माइनस 1 सी r माइनस 1, ठीक है? यस सर। इसके बाद में समेशन दे दिया दोनों को, तो 2n कांस्टेंट था तो 2n बाहर, समेशन ऑफ दिस प्लस समेशन ऑफ दिस, ये स्टेप तक आ गया। इसके बाद में इसको एज अ फॉर्मूला याद रखो कि समेशन फ्रॉम r इक्वल टू 0 टू n ऑफ NCR वो क्या होता है? 2 रेस टू n होता है। कैसे? पेज नंबर 15 पे एक्सप्लेन किया है मैंने, ठीक है? यस सर। और यहां पे n है तो n दिख रहा है, अगर यहां पे n माइनस 1 है तो पावर में क्या दिखेगा? n माइनस 1, ठीक है? यस सर। इसका और इसका बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगा, पावर ऐड हो गया तो n इसके पावर में 1 है ना, 1 प्लस n माइनस 1 आपको बचेगा n, तो 2 रेस टू n कॉमन ले लिया तो क्या बचा आपके पास? n प्लस 1 इंटू 2 रेस टू n। समझ में आया? यस सर। वेरी गुड।